हेलो बच्चों, तो चलो कहानी को आरंभ करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तुम्हारा चैप्टर जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी का सबसे पहला पेज खोलते हैं तो ये पेंटिंग हम लोग को दिखता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप पहले ये बताइए इस पेंटिंग का नाम क्या है। तो इस पेंटिंग का नाम क्या है बच्चों? द पैक्ट बिटवीन नेशन। पेंटिंग का नाम क्या है? द पैक्ट बिटवीन नेशन, जो कि 1848 में फ्रेडरिक सरयू के द्वारा बनाया गया था। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गया कि इस पेंटिंग का नाम क्या है? द पैक्ट बिटवीन नेशन 1848 फ्रेडरिक सरयू। डन। अब आगे फिर वहां पे एक पॉइंट लिखा गया है यूटोपियन विजन के बारे में कि सर आप ये बताइए कि ये जो फ्रेडरिक सरयू था ये एक यूटोपियन विजन कुछ करके कुछ बोल रहा था एनसीईआरटी में। वो क्या था सर? तो वो था एक, उसके नजरों में एक ऐसा सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो एक इमेजनरी सोसाइटी को देख रहा था अपने सपनों में, उसी को कहा गया यूटोपियन विजन। ठीक। फिर नेक्स्ट पेज में, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में दो चीज दिया गया है, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझो, मॉडर्न स्टेट क्या होता है गुरुजी? तो मॉडर्न स्टेट यानी ऐसा स्टेट जिसका पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो, जिसका पावर सेंट्रलाइज हो और जिसका एक प्रॉपर टेरिटरी हो। जिसका पावर सेंट्रलाइज हो, जिसका एक प्रॉपर टेरिटरी हो, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। और नेशन स्टेट क्या होता है सर? तो नेशन स्टेट मतलब वैसा स्टेट जिसमें मेजोरिटी जो है वो रूलर को ना दे करके वो सिटीजन को दिया जाता है मेजोरिटी, और सब कोई मिल करके जो है डेवलप करते हैं, डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है हम लोग को समझ में आ चुका। वेरी गुड। अब देखो, अब मेन कहानी यहां शुरू होता है कि ठीक है सर आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो बात यह है कि जो यूरोप के लोग थे वो लोग मतलब यूरोप की जनता को एक साथ लाने के लिए क्या क्या स्टेप निकालते हैं, क्या क्या स्टेप वहां पे जो है वो लोग करते हैं, उसी को कहा गया है क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यानी कि वहां के जो लोग हैं उसके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस जो है कैसे डेवलप किया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको हटा करके फ्रेंच का एक नया फ्लैग बना दिया गया, नया ट्राई कलर फ्लैग बना दिया गया। दूसरा क्या कि स्टेट जनरल जो नाम था उसका नाम मतलब बदल दिया गया। ठीक है, और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहला स्टेप क्या किया गया सर? तो जो रॉयल स्टैंडर्ड था उसको मतलब रिप्लेस किया गया और फ्रेंच का ट्राई कलर लाया गया। सेकंड क्या किया गया सर? तो स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। जितना भी इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज था उसको रिमूव कर दिया गया और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। ठीक है, पहले ये चार याद करो, चलो मेरे साथ बोलना है, कंटिन्यू। सबसे पहला क्या कि ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल असेंबली मतलब स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, जितना भी कस्टम ड्यूटीज था उसको रिमूव कर दिया गया और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। और ला पैत्रे और ले सिटियोन यानी सिटीजन। ला पैत्रे मतलब क्या होता है? फादरलैंड, यानी कि जैसे हम लोग अपने लैंड को भारत माता बोलते हैं उस तरीके से वहां के लोग जो है ला पैत्रे बोलते हैं। और सिटोयन का मतलब क्या होता है सर? तो वहां के पॉपुलेशन को, पीपल्स को सिटोयन कहा जाता है। मतलब दो नया नया वर्ड लाए कि अब हम लोग अपने लैंड को ला पैत्रे बोलेंगे और अपने जनता को ले सिटोयन बोलेंगे। ठीक। और फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, यानी कि अब फ्रेंच में बस एक ही भाषा है, वो है फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो
बेसिकली ये क्वेश्चन आता है बच्चों 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में आता है, और इसमें तुम लोग को लिखना पड़ेगा, 5 पॉइंट लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। सबसे पहला क्या कि ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, इंटरनल ड्यूटी एंड कस्टम्स को हटा दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव को सेंट्रलाइज कर दिया गया, और एक और चीज किया गया था कि जितने भी वेट और मेजर्स थे उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म कर दिया गया मतलब सर उसको एक जैसा कर दिया गया, यानी कि कहीं भी अलग अलग वेट और मेजर्स नहीं होगा। तो ये स्टेप निकाला गया लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों के मन में ये भावना क्रिएट करने के लिए कि हाँ, कि ये जो है फ्रांस जो है वो हमारा ही स्टेट है। अब देखो जल्दी जल्दी में हुआ क्या कि हम अपने पेज में लिख ली, उस पेज का फोटो यहाँ पे चिपका दिए, तो तुम लोग भी बिल्कुल छाप लेना, ठीक है। और बैठो तो एनसीईआरटी लेकर बैठो, ठीक है। जहां जहां पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल टिक करते चलना है। अब देखो यहां पे दिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक। तो बात यह है सर कि जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी लोग थे, उनका मानना यह था कि ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को डेपोटिज्म से अलग करें, डेपोटिज्म से फ्री करवाएं। यानी कि जितने भी लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे वो अंदर से ये जानते थे, ये मानते थे कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को डेपोटिज्म से फ्री करवाएं, ये हमारा कर्तव्य है। अब बात ये उठता है सर कि ये डेपोटिज्म का मतलब क्या है? तो डेपोटिज्म का मतलब एक ऐसा रूल जिसमें रूलर के पावर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। देखो डेपोटिज्म का मतलब क्या है? जिसमें एक ऐसा रूल जिसमें रूलर जो है बहुत पावरफुल होता है और नो वन कैन क्वेश्चन द पावर ऑफ रूलर। तो अगर मान लो ये 1 नंबर में आ गया कि डिफाइन डेपोटिज्म, तो डेपोटिज्म के बारे में लिख लोगे, ठीक है। द रूल इन विच, जिसमें क्या होता है, रूलर जो है बहुत पावरफुल होता है और रूलर के पावर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको लिख लेना। तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास होते हैं, वो जितने भी स्टूडेंट और जितने भी मिडिल क्लास होते हैं वो जो है जैकोबिन क्लब का स्थापना करते हैं। और ये जैकोबिन क्लब जो है अलग अलग यूरोप के पार्ट में बनाया गया था। और जितने भी अलग अलग पार्ट में बनाया गया था, तो ये लोग क्या कर रहा था, जितना भी फ्रेंच का आर्मी था उनके एक्टिविटी को हेल्प करने का काम कर रहा था ये जैकोबिन क्लब। कहानी को ध्यान से सुनो कि जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी लोग थे उनका मानना क्या था कि हम अपने लोगों को डेपोटिज्म से अलग करवाएंगे। तो वो लोग क्या किए कि जैकोबिन क्लब बनाए। लेकिन जैकोबिन क्लब कैसे लोग बनाए थे? स्टूडेंट और मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग बनाए थे। और वो लोग क्या कर रहे थे? तो फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। किन किन जगहों पे? तो होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में। होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करने का काम कर रहा था जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब एंट्री होता है नेपोलियन का। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नेपोलियन जो है उसके अंडर में कौन कौन सा क्षेत्र था। तो नेपोलियन के अंदर में जो है डच रिपब्लिक, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। मेरे साथ बोलना है, डच रिपब्लिक, इटली था, जर्मनी था, स्विट्जरलैंड था इसके कंट्रोल में। अब नेपोलियन के कंट्रोल में जितना भी टेरिटरी था, जितना भी स्टेट था, उसमें नेपोलियन जो है कुछ कुछ चेंजेस करता है, ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस करता है। देखो इंट्रोड्यूस चेंजेस इन कंट्रोल्ड एरिया, यानी कि नेपोलियन जो है अपने कंट्रोल एरिया में कुछ कुछ चेंजेस करता है। और इसी चेंजेस को कहा गया है नेपोलियन कोड या सिविल कोड, जो कि आता है 1804 में, जो कि आता है 1804। जब ये सब चेंजेस हुआ तो जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी जमींदार थे, बिजनेसमैन था, ये सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल चुका था। अब ये लोग एक राय देता है कि अगर वेट, करेंसी और मेजरमेंट अगर यूनिफॉर्म हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो हम सबका भला होगा। ये किनका मानना था? पीजेंट का मानना था और बिजनेसमैन का मानना था। क्या मानना था? कि इफ देयर इज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ करेंसी, वेट, मेजर्स, तो ऑल विल डेवलप। तो हम लोग सब साथ में मिल करके डेवलप करेंगे।
ठीक है। तो बाद में जो है इसको भी नेपोलियन कोड में एंट्री दे दिया गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इनिशियली क्या हुआ, मेज, मिलन और वर्सो के जितने भी लोग थे वो नेपोलियन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है नेपोलियन को यही लोग जो है नफरत करने लग गए। अब बात यह कि सर नफरत क्यों कर रहे थे, बात यह है कि नफरत क्यों कर रहे थे, नफरत कर रहे थे क्योंकि वो जो है सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया, आर्मी में जो है फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, और इस एरिया में जो भी उसके अंडर में एरिया था उसमें टैक्सेशन रेट को बढ़ा दिया, और वुमेन को जो है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट नहीं था, यानी वोट देने का अधिकार और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार वुमेन्स के पास नहीं था। जिस कारण से यही सब कारण रहा जिस कारण से नेपोलियन से लोग नाराज हो गए और उससे नफरत करने लग गए। ठीक है। अब आगे, अब देखो उसके बाद नेपोलियन जो है अपने लाइफ में, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें दो लड़ाई लड़ता है, बैटल ऑफ लिप्जी 1813 में और बैटल ऑफ वाटरलू जो सबसे फेमस लड़ाई रहा 1815 में। तो बैटल ऑफ वाटरलू जो है किनके बीच में हुआ, तो नेपोलियन के बीच में हुआ और अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, इन दोनों के बीच में होता है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन बुरी तरीके से हार जाता है और ये जो है अलाइड पावर जीत जाता है। पहला क्वेश्चन हम तुमसे ये करेंगे कि बताओ बैटल ऑफ वाटरलू किनके बीच में हुआ, तो तुम बोलना कि सर नेपोलियन के बीच में और ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में, जिसमें कौन जीता, अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जीत जाता है और नेपोलियन हार जाता है। ठीक है, यहां तक का कहानी पूरा समझ में आ गया। एक बार रिकॉल करते हैं, चलो यहां शुरू किए थे हम लोग कि सबसे पहले कि फ्रेंच के जितने भी लोग थे अपने लोगों के बीच में किस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है इसका सेंस डेवलप करते हैं। तो ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टेट जनरल का नाम चेंज कर देते हैं, नेशनल असेंबली कर देते हैं, जितने भी कस्टम ड्यूटीज था उसको रिमूव कर दिया जाता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट लाया जाता है, और ला पैत्रे और ला सिटोयन का एक कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद फ्रेंच को जो है एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया जाने लग गया। फिर हम लोग देखें कि फ्रेंच में जितने भी रेवोल्यूशन करने वाले लोग थे उनका मानना यह था कि यही मेरा ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को डेपोटिज्म से छुटकारा दिला सके। फिर यही लोग जो है मतलब स्टूडेंट और जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे जैकोबिन क्लब का स्थापना करते हैं, ये लोग फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करने का काम कर रहा था इन जगहों पे। फिर हम लोग देखें कि नेपोलियन इन जगहों पे कंट्रोल किया हुआ था, और कंट्रोल वाले जगहों पे कौन कौन सा चेंजेस करता है इसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। उसके बाद देखा गया कि पहले तो लोग इसको पसंद किए, फिर बाद में नफरत किए। नफरत करने का कारण भी हम लोग को समझ में आ गया कि टैक्सेशन रेट इंक्रीज कर दिया, आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया और सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद दो लड़ाई हम लोग देख लिए जिसमें नेपोलियन हार जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो लड़ाई लड़ लिया, और अब बाकी हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, डांस करते रहो और खुश रहो। ओके बाय।